हेलो एवरीवन, दिस इज़ रोहित यादव। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस वाला जो ये हमारे सिलेबस की पहली लाइन है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन में जो सिलेबस दिया गया है, एसेंस, डिटर्मिनेंट्स, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, तो हमें कथा तो पूरी याद रहती है, हमको पता रहता है कि एथिक्स क्या है। मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ एथिक्स के कितने डिटर्मिनेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद वैल्यू क्या है, मोरल क्या है, एम्पैथी क्या है, सिंपैथी क्या है, ट्रांसपेरेंसी क्या है, ये सारी चीज़ें तो हमको पता है अच्छे से। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि उस जो हम डेटा यूज़ करते हैं, नंबर हमें वहाँ से मिलता है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स यूज़ करेंगे तो ये सबसे वेरीफाइड डेटा माना जाता है। ठीक है, संविधान का कोई भी अगर आप आर्टिकल या अनुच्छेद लिखते हो मेंस के अंदर, मेंस के आंसर के अंदर, तो अपने आप एक आपका जो आंसर है वो अपने आप एक रिसोर्सफुल और उसमें डेटा इंक्लूड रहता है, तो आपका जो आंसर है वो अपने आप अच्छा बन जाता है। तो हमने कुछ ऐसे आर्टिकल्स आज छाटे हैं जो आर्टिकल्स आप इन टॉपिक्स के अंदर, अगर आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आप नॉर्मली इन आर्टिकल्स का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि एथिक्स के अंदर, एथिक्स गाइड ह्यूमन बिहेवियर इंश्योर राइट कंडक्ट। ठीक है, मान लिया। अब इसमें क्या है, जो डिटर्मिनेंट्स हैं, वैल्यूज़, मोरालिटी, सोशल नॉर्म्स। ठीक है, नॉर्म्स हमने आपको बताया था, प्रतिमान। प्रतिमान का मतलब ये होता है जब जिन वैल्यूज़ को सोसाइटी मान लेती है, जैसे माँ बाप के पैर छूना। ठीक है, इसको क्या है कि इसको हमारी सोसाइटी मान चुकी है कि भाई ये बात सही है, ये पॉजिटिव है, तो फिर अपने आप ये क्या हो गया, नॉर्म हो गया। तो ये एक नॉर्म हो गया। तो हम इसमें आर्टिकल 14 का यूज़ कर सकते हैं। आर्टिकल 14 क्या बोलता है? आर्टिकल 14 बोलता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सब बराबर हैं। तो एथिक्स के अंदर हम इस वाले पॉइंट में इसका यूज़ कर सकते हैं। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद पर्सनल डिग्निटी, हम ये यूज़ कर सकते हैं। आर्टिकल 19 को भी हम यूज़ कर सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, तो इसके अंदर 6 राइट्स दिए गए हैं, उसको हम आराम से इसमें यूज़ कर सकते हैं। 32 जो रेमेडीज़ हैं, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आप डायरेक्ट जा करके इन रेमेडीज़ के लिए जो रिट्स हैं, जैसे हीबियस कॉर्पस हो गया, सर्टिलियो हो गया, मैंडमस है, प्रोहिबिशन है, ठीक है, और को वारंटो है, इनके तहत आप डायरेक्टली जा करके सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से आप रिलीफ ले सकते हैं। ठीक है, इनका यूज़ आप कर सकते हो। अब डायमेंशंस के अंदर आप आओगे तो 51A जो मॉरल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन है, मतलब फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं, उनको भी आप कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हो। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर आई थी। ये किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे आई थी? स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन थी। उस कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये बनाई गई थी। ठीक है, और इंपॉर्टेंट ये है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो इंस्पायर कहाँ से हैं? वो इंस्पायर हैं यूएसएसआर से, रसिया से जो है इंस्पायर हैं, वहीं से हमने इनको लिया हुआ है। ठीक है, अब हम फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं? जैसे जो पहला वाला है तो हम इसको ड्यूटी में यूज़ कर सकते हैं। जो 51A का जो सेक्शन ए है वो बोलता है कि हमें रिस्पेक्ट करनी है कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स की, नेशनल फ्लैग की और नेशनल एंथम की, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कहाँ पे? ड्यूटी टू नेशन यूज़ कर सकते हैं इसको, ऑब्वियसली बात है, हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसको। तो और दूसरा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ वो क्या बोलती है? दूसरी फंडामेंटल ड्यूटी बोलती है कि जो नेशनल स्ट्रगल है फ्रीडम के लिए जो किया गया, तो उसका जो आइडिया था, जो नोबेल आइडियाज़ हैं, उसको हमें चेरिश करना है। तीसरा क्या है? अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो हमें इसको भी यहाँ पे हम इसमें यूज़ कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाते हैं ना। तो और एज अ सिविल सर्वेंट हमको रिस्पॉन्सिबल तो रहना ही है, हमारा काम ही है, हम जनता के नौकर हैं, तो जनता के नौकर का काम ये होता है कि हम जनता के लिए सर्व कर रहे हैं, हम इंडिया को सर्व कर रहे हैं, तो ये तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जैसे मैं इसमें मानता हूँ, जैसे अभी आप आ जाता है टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी टू ऑब्जर्व वायलेंस, ये 51A का सेक्शन आई बोलता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव करना है एज सिविल सर्वेंट, एज सिविल सर्वेंट हम ये करते हैं। ओके, अब डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। तो डायमेंशंस की जब बात करेंगे तो हम पिछले लेक्चर्स में भी हमने आपको बताया था कि आर्टिकल 38 है, ये सोशल ऑर्डर बताता है। डीपीएसपी का आर्टिकल 38 सोशल ऑर्डर की बात करता है, समाज में समन्वय बनाकर चलना, सामाजिक कुरीतियों से लड़ करके आगे बढ़ना। आप देखते हो कि डीपीएसपी वेलफेयर स्टेट की बात करता है, तो ये आर्टिकल 38 के ही अंदर इसको दिया गया है कि स्टेट जो है वो सिक्योर करेगा सोशल ऑर्डर, किसके लिए? प्रमोशन करेगा किसका? वेलफेयर ऑफ द स्टेट, वेलफेयर ऑफ द स्टेट। तो डीपीएसपी क्या करता है? वेलफेयर स्टेट बनाने की बात करता है। ठीक है, नॉट अ पुलिस स्टेट। ठीक है, अब 39A भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। 39A क्या बोलता है? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल ही यूज़ करने रहते हैं। ठीक है, इसके साथ अब आ जाओ हम पॉलिटिकल एथिक्स देख लेते हैं। तो पॉलिटिकल एथिक्स मतलब 75, ये आर्टिकल रिलेट करता है प्राइम मिनिस्टर से। ठीक है, तो जो प्रोविजंस हैं मिनिस्टर्स को लेके, ठीक है, जैसे आयाराम गयाराम वाला जो सीन था उसको भी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, जैसे अभी रिसेंट में हमने देखा होगा राघव चड्डा वाला जो सीन हुआ है, क्योंकि वो 1/3 के साथ मर्जर किया है उन्होंने, तो इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो नहीं लगता उनके ऊपर। ठीक है, तो वो सीन भी है यहाँ पर। सिटीजन एथिक्स की बात करोगे, फंडामेंटल ड्यूटीज हमने देखी हैं अभी। एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स आर्टिकल 311 की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, अब इक्वालिटी एथिक्स देख ही चुके हैं हम लोग। 311 क्या बोलता है? 311 की बात समझ लेते हैं। 311 बोलता है कि डिसमल करना है या रिमूव कर दो आप किसी की रैंक से किसी पर्सन को जो एम्प्लॉयड है सिविल कैपेसिटीज़ के अंदर, यूनियन और स्टेट के अंदर। ठीक है, आपको जो है उसकी रैंक डाउन कर सकते हो, लेकिन सबऑर्डिनेट नहीं कर सकता उसका, सरकार ही करती है, गवर्नर की रिकमेंडेशन से उसको डाउन किया जाता है उसकी रैंक में। ठीक है, तो ये भी एक सीन है।
अब एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक पार्टनरशिप, ये वाला आप देख लो। इसमें देखिए, मैंने अभी पहले भी आपसे पिछले वाले लेक्चर में भी बोला था कि इसमें पूरी इथिक्स है, उस इथिक्स में फंडा यही है कि वर्ड वही घूम घूम के आएंगे, चाहे ऑनेस्टी हो, चाहे आपका ट्रस्ट हो, ठीक है, चाहे रिस्पेक्ट हो, लॉयल्टी हो, इंटीग्रिटी हो, वर्ड वही घूम घूम के आएंगे। हमें सिर्फ अलग अलग जो आर्टिकल्स हैं उनको कैसे यूज़ करना है, बस में वो देखना है। अब जैसे 19(1)(a) ये ट्रांसपेरेंसी का आर्टिकल है। जब हम ट्रांसपेरेंसी की बात करेंगे तो तुरंत इस वाले आर्टिकल को यहाँ पे लिख देंगे। रिस्पेक्ट फॉर डिग्निटी 21 के अंदर आ जाता है। देखिए 21 के अंदर कई आर्टिकल्स आ जाते हैं। अब 21 के क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 21 के अंदर 39 और उसके सेक्शंस हैं। जैसे अभी आप देखोगे कि 21 का जो सेक्शन 10 है वो बात करता है राइट टू स्पीडी ट्रायल, तो इसको हम जस्टिस में यूज़ कर सकते हैं। राइट टू स्पीडी ट्रायल जो है उसको हम जस्टिस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये 21 का मैं एक बार साफ करके इसको लिख देता हूँ अच्छे से, ठीक है। आर्टिकल 21 का जो सेक्शन 10 है वो बोलता है स्पीडी ट्रायल के बारे में। इसका जो सेक्शन 22 है वो बोलता है राइट ऑफ वुमेन टू बी ट्रीटेड विद डिसेंसी एंड डिग्निटी, ये बोलता है। तो हमें इसका सेक्शन 22 में याद रखना पड़ेगा। अब जैसे डिग्निटी की बात करा तो इसमें हम आर्टिकल 21 का सेक्शन 22 डाल देंगे तो मजा आ जाएगा। तो हमें मेंस ऐसे ही परफेक्ट करना है, मेंस के आंसर हमें ऐसे ही लिखने हैं, ठीक है। हार्मनी एंड ब्रदरहुड, साइंटिफिक टेम्पर 51AH, ठीक है, ये साइंटिफिक टेम्पर की बात करता है। 46 प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शन, जैसे OBC है, SC है, ST है, EWS है, तो इनके प्रोटेक्शन के लिए हम लोग बात करते हैं। 39F मतलब चाइल्ड वेलफेयर की बात होती है यहाँ पे, ठीक है। अब ये वाला जैसे हम लोग देखेंगे, अब एजुकेशन वाला 21A एजुकेशन वाला है। अभी जैसे राइट टू प्राइवेसी है उसका यूज़ भी लोग कर सकते हैं। ये क्या है, 21 के सेक्शन 4 के अंदर है। इसमें क्लाइमेट चेंज का भी जो प्रोविजन है वो दिया गया है। 21 का जो सेक्शन है 39, मेरे ख्याल से 39 है या 38 है, ठीक है। एक बार आप लोग देख लीजिए, मैं क्लियर 39 ही है, ठीक है, 39 ही है। 39 बोलता है कि जो एडवर्स इफेक्ट हैं क्लाइमेट चेंज के, हमें उसके अगेंस्ट खड़ा रहना है, ठीक है। अब 37 तो हम सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 37, कि हमें राइट टू मैरी ए पर्सन ऑफ वंस चॉइस, ठीक है। तो ये वाला है। अभी आर्टिकल जो 21 का सेक्शन 26 है वो राइट टू रेपुटेशन की बात करता है। तो इसको लोग कहाँ यूज़ करेंगे, इसको लोग करेंगे यूज़ सिटीजन सेंट्रिक में। जब सिटीजन सेंट्रिक में हम इसको यूज़ करेंगे तब हमको पता लगेगा कि ये जो आर्टिकल है 21 का 26 राइट टू रेपुटेशन, ये रेपुटेशन किसके लिए यूज़ हो रहा है। ये रेपुटेशन यूज़ हो रहा है सिविल सर्वेंट के लिए नहीं यूज़ हो रहा है, ये सिविल सर्वेंट के लिए नहीं यूज़ हो रहा है, ये यूज़ हो रहा है पब्लिक के लिए, ठीक है ना। ये रेपुटेशन क्यों, कि आप ऑफिस में जाते हो तो आपके साथ सही व्यवहार हो, आपके साथ सिटीजन सेंट्रिक सर्विस हो, आपके साथ बदतमीजी ना की जाए। आप किसी थाने में जाते हो तो वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर्स आपके साथ बदतमीजी ना करें। तो राइट टू रेपुटेशन है सेक्शन 26 के अंदर ये, ठीक है ना। राइट टू इन्फॉर्मेशन तो आपको पता ही होगा, आर्टिकल 21 का सेक्शन 25 के अंदर है। देखिए जितना ज़्यादा डेटा आप लिखोगे आंसर के अंदर उतना ज़्यादा आपका आंसर अपने आप इंपॉर्टेंट होता चला जाएगा, ठीक है। अपने आप नंबर देने ही देने पड़ेंगे एग्जामिनर को, कोई मसला ही नहीं बनता है कि वो नंबर आपको नहीं देगा, नंबर उसको देने ही देने पड़ेंगे, ठीक है। तो कोर्स वाला तो ये है नहीं, कोर्स वाला तो ये लेक्चर नहीं है, लेकिन मैं इसमें फिर भी आपको ये बता देता हूँ। जैसे अभी कुछ इंपॉर्टेंट ये रह गए, ये तो मैं बता चुका हूँ आपको, चाइल्ड वेलफेयर ये भी बता चुका हूँ आपको। ये वाला जो आर्टिकल है 39E 39F, ये चाइल्ड वेलफेयर की बात करता है, चाइल्ड वेलफेयर। 46 भी आपको बता दूँगा। तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कोई आर्टिकल मुझे ऐसा लगा नहीं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ये वाले आर्टिकल्स मैंने सारे आपको बता दिए। जब केस स्टडी डिस्कस करेंगे, आंसर राइटिंग, हम जब लाइव आंसर राइटिंग लिखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन आर्टिकल्स का यूज़ किया जाता है, किस किस पर्सपेक्टिव में। एथिक्स इज ऑल अबाउट डेटा, क्योंकि कहानी तो सब लिखेंगे, आप सोचो ना, ये कहानी तो लिखेंगे। जैसे अभी एथिक्स की बात आई, ड्यूटी की बात आई, तो सब कुछ ना कुछ तो लोग लिखेंगे कि हाँ भाई ड्यूटी करनी चाहिए, हमको अपनी निभानी चाहिए। लेकिन ड्यूटी से रिलेटेड आर्टिकल कहाँ है, सर्विस से रिलेटेड आर्टिकल कहाँ है, डेटा कहाँ मिलेगा हमको। तो डेटा मिलेगा हमें कॉन्स्टिट्यूशन से, हमें कॉन्स्टिट्यूशन के ही डेटा ज़्यादातर यूज़ करने चाहिए, ठीक है। हमें और बचना चाहिए, ठीक है। और आप ARC रिपोर्ट जो है, ARC रिपोर्ट को भी आप देख सकते हैं। सेकंड ARC रिपोर्ट जो है उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है वहाँ से आप देख सकते हो कि कैसे क्या क्या करना है हमको। उसको एक बार पढ़ लोगे, मैं यहाँ पे करा दूँगा लेक्चर, उसको करा दूँगा, ठीक है। तो यही था, बाकी आप कमेंट में बताइएगा मुझे कैसा क्या है, ठीक है। थैंक यू।